इंसान चाहे कितना ही सातिर क्यों ना हो जाए, लेकिन जो पाप है वो सर चढ़कर जरूर बोलता है। एक ना एक दिन उस पाप का भंडाफोड़ जरूर हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें 3 भाई और बहन की कहानी है। तीनों भाई अपनी बहन को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर देते हैं। उसके बाद उसका अंतिम क्रियाक्रम भी कर देते हैं। लोगों को कानों कान खबर नहीं लगती, लेकिन जब इस सब का खुलासा होता है तो गांव के लोग भी हक्का बक्का रह जाते हैं कि आखिरकार इन तीनों भाइयों ने इतनी सातिर तरीके से कैसे प्लानिंग की थी और अपनी बहन को क्यों मारा था। ये भी बहुत सारे सवाल आपके जेहन में होंगे। तो दोस्तों, सारे सवालों के जवाब आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके देने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है महाराजागंज और इसी का पनियारा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत भवानीपुर का टोला एक गाँव पड़ता है। यहीं का रहने वाला रवि कुमार गुप्ता, जिसकी उम्र 21 साल होती है, जो स्टूडेंट होता है। उसके पिताजी का नाम अनिल बहेरिया होता है, जो पेशे से किसान होते हैं। दोस्तों, 16 अप्रैल 2026 रात को रवि कुमार अपने कमरे के अंदर खाना पीना खाकर आराम से सो जाता है, लेकिन जैसे ही 17 अप्रैल 2026 सुबह होती है तो जो अनिल बहेरिया होते हैं अपने बेटे के कमरे के सामने जो दृश्य देखते हैं, उस दृश्य को देखकर उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि बेटे की हालत बहुत बुरी होती है। आनन फानन में ही बेटे को उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर बेटे को कहा जाता है कि इसको आगे ट्रांसफ़र कराया जाए, इसे गोरखपुर ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो पाएगा। फिर गोरखपुर के एक बड़े हॉस्पिटल में उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वहाँ जाने के बाद जब कई घंटों के बाद बेटे को होश आता है तो पिता पूछने लगता है कि बेटा, तेरे साथ में ये सब किसने किया है। तो यहाँ पर जो बेटा है वो अपने पड़ोसियों का नाम बताता है कि ये सब मेरे पड़ोसियों ने मेरे साथ किया है। पड़ोसियों में वो 3 लड़कों के नाम बताता है। एक का नाम कमलेश, दूसरे का अमलेश और तीसरा एक 15 साल का लड़का होता है। इन तीनों ने मिलकर उसके साथ में इस घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पिता है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पूरा मामला पुलिस वालों को बता देता है। पुलिस वाले भी इस लड़के के पास आते हैं और इस लड़के से पूछने लगते हैं कि भाई, तेरे ऊपर उन्होंने हमला क्यों किया था। तो ये लड़का बताता है कि उनकी एक बहन है संगीता, उसके साथ मेरा अफेयर होता है और 16 अप्रैल को मैं उसके साथ मिलने के लिए उसके कमरे में रहता हूँ। लेकिन तभी ये सब बातें भाई देख लेते हैं और उसके बाद वो भाई उग्र हो जाते हैं। उन्होंने संगीता को भी पीटा है और मेरे को भी बहुत बेरहमी के साथ मारा है। दोस्तों, अब पुलिस यहाँ पर बिना कुछ देरी किए हुए उन तीनों लड़कों के घर पर पहुँचती है। वहाँ पर उन तीनों लड़कों से जांच पड़ताल करने लगती है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। तो वो लोग बताते हैं कि बहन तो शादी समारोह में गई हुई है, लेकिन यहाँ पर ये लोग झूठ बोल रहे थे। फिर यहाँ पर पुलिस अपने रवैये से जांच पड़ताल में लग जाती है। उन्हें पूछने लगती है कि तुम सच सच बताओ और तुमने इस रवि कुमार को क्यों मारा था। दोस्तों, यहाँ पर ये पहले तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं, लेकिन जब पुलिस का रवैया देखते हैं, डंडा देखते हैं, तो टूटते हैं और कहने लगते हैं कि जो हमारी बहन है वो इस दुनिया में है ही नहीं, उसे तो हमने मार कर जला भी दिया है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस उनसे पूछने लगती है कि तुमने कहाँ ये इस कांड को अंजाम दिया। पूरी कहानी डिटेल से हमें बताएं। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर उस जगह पर भी जाया जाता है जहाँ पर इन्होंने उस डेड बॉडी को जला दिया था। उसमें से कुछ अवशेष वगैरह लिए जाते हैं, उन्हें फॉरेंसिक टीम को दे दिया जाता है और फिर यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर उगाली जाती है। तो और पूरी डिटेल में यहाँ पर जो संगीता होती है उसके पिता का नाम लाल बहादुर सिंह होता है। जो लाल बहादुर सिंह है उसके 5 बच्चे होते हैं, जिनमें 3 बेटा और 2 बेटियाँ होती हैं। दोस्तों, जो कमलेश है वो टेंट का काम किया करता है और जो दूसरा भाई है
अमलेश वो ट्रक चलाया करता है और जो यहाँ पर 15 साल का लड़का है वो तीसरा है, वो घर पर ही रहा करता है। संगीता चौथे नंबर की होती है, उसकी उम्र 19 साल होती है, वो भी पढ़ाई लिखाई किया करती है। दरअसल ये 4 बच्चे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर 16 अप्रैल 2026 का वाक़या होता है जब कमलेश अपने माँ को लेकर एक शादी समारोह में चला जाता है और वहाँ अपनी माँ को लेकर शादी समारोह में ही होता है। घर पर संगीता का जो पिता होता है वो बाहर सो रहा होता है। दोनों भाई एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। संगीता अपने कमरे के अंदर अकेली होती है। आज संगीता को लगने लगता है क्यों ना अपने प्रेमी को बुला लिया जाए, रवि को, और बुलाकर रात को रंगीन किया जाए। दोस्तों दरअसल ये काफ़ी दिनों से एक दूसरे के साथ संबंधों में होते हैं। इस सब के बारे में ना तो रवि के घर वालों को पता होता, ना ही संगीता के घर वालों को पता होता है। बस ये मामला ऐसे ही चल रहा होता है और यहाँ पर रात को करीब 12:30 या 12 बजे के करीब संगीता अपने प्रेमी रवि को फ़ोन करके उसे अपने घर बुला लेती है और एक कमरे के अंदर ये दोनों होते हैं। तभी रात को 1 बजे का वाक़या होता है जब कमलेश अपनी माँ को लेकर वहाँ पर आ जाता है और माँ को उसके कमरे में छोड़ देता है। जैसे ही वापस आता है तो देखता है कि उसकी बहन के कमरे से कुछ अलग तरीके की आवाज़ें आ रही होती हैं। कमरे के अंदर झांक कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी बहन अपने प्रेमी रवि के साथ लिपटी हुई है। अब ये अपने दोनों भाइयों को जगाता है, बाहर से कुंडी बंद करके वापस जाता है, भाइयों को जगाता है और जगाने के बाद ये तीनों भाई उस कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। दोस्तों जैसे ही बहन इन तीनों भाइयों को देखती है तो बहन एकदम से अपने भाइयों के पैर पकड़ लेती है। वहीं पर पड़ी हुई रॉड उठाई जाती है, रॉड से बहन के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। इधर भाई के ऊपर वार किए जाते हैं, यानी कि जो प्रेमी होता है प्रेमी के ऊपर वार किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर तीनों भाई उन दोनों के ऊपर टूट पड़ते हैं। अब इन्हें लगता है कि इन दोनों की मौत हो चुकी है। जो यहाँ पर संगीता होती है उसकी तो मौके पर वहीं पर मौत हो जाती है और जो यहाँ पर प्रेमी होता है रवि, उसमें लग रहा था कि अभी इसकी कोई सांसें चल रही हैं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि इसकी मौत हो चुकी है। फिर वो सोचते हैं कि इसको उठाकर इसके घर के सामने फेंक दिया जाए। फिर रवि को वहाँ से उठाते हैं, उठाकर उसके दरवाजे के सामने फेंक कर आ जाते हैं। वो बेहोशी की हालत में होता है। उसके बाद संगीता की डेड बॉडी को उठाते हैं, उठाकर उसे पिकअप में लाते हैं और पिकअप में लाद कर गोरखपुर के शाहजहानवा जो क्षेत्र है उसमें सिसई घाट है, उस सिसई घाट पर जाते हैं। वहाँ पर अपनी जो बहन है उसकी अंतिम यहाँ पर क्रियाक्रम कर देते हैं, उसे आग के सुपुर्द कर देते हैं और फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उस पूरे कमरे को साफ सफाई किया जाता है। जो उनके कपड़ों पर खून के धब्बे लग रहे थे उनको भी साफ किया जाता है और उसके बाद ये उन कपड़ों को छुपा देते हैं और चुपचाप ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर इस सब के बारे में जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही होती है तो पुलिस यहाँ पर इन तीनों के खिलाफ तो मामला दर्ज कर ही लेती है। उसके बाद इसके पिता जो लाल बहादुर प्रसाद है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे कहा जाता है कहीं तुम भी तो इस मामले में शामिल नहीं हो। दोस्तों वो मना करता है कि मुझे तो ये तक भी नहीं पता कि मेरी बेटी की मौत भी हो चुकी है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल में लाल बहादुर प्रसाद के खिलाफ कोई भी मामला नहीं मिलता, फिर उन्हें छोड़ देती है। लेकिन अभी भी पुलिस यहाँ पर उन्हें टारगेट करके बैठी हुई है, जांच पड़ताल में लगी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि इनका भी इस सब में कोई हाथ हो। दोस्तों पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। बाकी इन 3 लड़कों को यहाँ पर गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जिला अदालत में जज साहब के सामने पेश कर दिया जाता है। उसके बाद इन तीनों को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज ये छोटी सी घटना यहाँ पर बहुत कुछ सिखा कर जाती है कि इस तरह से अवैध संबंधों का नतीजा बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। यहाँ पर ये लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे कि यहाँ तक ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाहते थे। लेकिन जब बेटी ने देखा कि घर पर आज ज़्यादातर लोग नहीं है, माँ भी नहीं है, बड़ा भाई भी नहीं है, 2 भाई अलग कमरे में सो रहे हैं, पिता बाहर सो रहा है, तो क्यों ना बॉयफ्रेंड को बुला लिया जाए और इस रात को रंगीन किया जाए। दोस्तों ऐसी ही सोच यहाँ पर आज उसकी मौत का कारण बन जाती है और यहाँ पर वो तीनों के तीनों भाई अब जेल के अंदर चले जाते हैं। पूरा का पूरा परिवार बिखर कर रह जाता है सिर्फ अवैध संबंधों की वजह से। अवैध संबंधों की वजह से ना जाने कितने घर टूट चुके हैं, ना जाने कितने परिवार बिखर चुके हैं।
इसलिए हम तो यहाँ पर इस घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि अवैध संबंधों से दूर रहें, नहीं तो ये ऐसा मामला किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।